हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे ही। ठीक है, यस। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, जितने आपके कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, और जो भी डाउट आपको रहता है ना क्वेश्चन में, तो वो आपको क्लियर होता है। ओके, इसको आप मिस मत कीजिएगा। गाइज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और खुद भी आप लाइक करो। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का जो एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं कितने हमारे साथ और जुड़ जाएंगे। सबों को रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करो। ठीक है, यस। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो सब। उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर करो। वेरी गुड। जो शेयर करेगा वो अपना थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। बहुत अच्छा, ऐसे शेयर एंड लाइक करो सब। देखो, आपको फ्री में सब कुछ मिलता है ना। अब आप वो हम एक मतलब काम करने को कहते हैं कि आप शेयर और लाइक कर लो, बस उतना काम कर लो, तो हम आपके लिए जो भी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, जब आप जिससे आपका कल जेआरएफ नेट अचीव हो जाएगा। ओके, यस। वेरी गुड, जिन्होंने शेयर एंड लाइक किया है, बहुत अच्छा। आर यू रेडी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी शेयर एंड लाइक किया है। Let's begin then, let's get started. Let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड फ्रॉम, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ से निकल के आता है? ठीक है, मतलब मेनली कहाँ से निकलता है ये? ए है कार्स एंड ट्रक्स, बी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, सी है फैक्ट्रीज, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। देखो, आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना आपको किस में से रिलीज होता है। ठीक है, सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या है? कार्स एंड ट्रक्स, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो मिलता है एटमॉस्फेयर के साथ, तो वो कहां से आता है, उसका ओरिजिन कहां से आता है? मेनली आता है कार्स एंड ट्रक्स से, यानी फैक्ट्री से भी आता है, बट मेनली वो आता है मतलब जो कार्स पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं वहां से आता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। Automobiles and trucks are not an important source of which of the following air pollutants? ऑटोमोबाइल्स और जो ट्रक्स है ये किसके इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, किस एयर पोल्यूटेंट के सोर्स नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं निकलता है, ये बताना आपको। यानी इंपॉर्टेंट सोर्स जो कुछ एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो इनमें से आपको बताना कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं निकलता। जैसे ए है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये निकलता है। बी है हाइड्रोकार्बन, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है सल्फर ऑक्साइड। आपको बताना इनमें से ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स में से कौन सा नहीं निकलता है।
आर नॉट एन इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो, इस पे कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो जब इस पे आप कंसेंट्रेट करोगे नॉट पे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। वेरी गुड, सबों का इससे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आप क्वेश्चन के साथ में लिखो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 फिर इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर, ओके। यस तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिग्निफिकेंट, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स ऑटोमोबाइल्स और ट्रक से नहीं निकल के आता है, ओके। ये दिमाग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स आते हैं, ये आते हैं, बट हाइड्रोकार्बन जो है ये यहां से नहीं निकल के आता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। अब आप लिखो क्वेश्चन 3 और आंसर करो। कोई लिखता है ए बी 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 बी, ऐसा नहीं, सीधा लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन 3 फिर लिखो ए, ऐसे क्वेश्चन 3, अगर किसी का बी आएगा तो बी, खाली इतना, ठीक है। सो इसमें लिखो ओजोन इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बिकॉज इट, ओजोन जो है इसको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो ये आपको बताना है। ए इज इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या ये अपर लेयर है के है एटमॉस्फेयर में। बी इज फॉर्मड बाय केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर। सी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है। डी है सेकेंडरी रोल इन कॉजिंग पोल्यूशन। आपके पास टाइम है 1 मिनट, तो आप इसका आंसर करो सब। वेरी गुड। ओजोन जो है उसको कंसिडर किया गया है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। क्यों कहा गया इसको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो ये बताना आपको। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, इज फॉर्मड बाय केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर, यानी ओजोन जो है ये बनता है ना, ये कैसे O3 जिसको कहते हैं, इसकी मतलब फॉर्मूला जो है O3। ओजोन जो है ये बनता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, उनसे बनता है ओजोन, ओके। सो इसलिए ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। देख, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली निकलते हैं किसी मतलब सोर्स से, ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो मतलब एटमॉस्फेयर में बनते हैं, जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, दोज आर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ओके। समझ में आ गया। मैं दोबारा बताऊंगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते, फैक्ट्री से निकलते हैं, किसी व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है, तो दोज आर प्राइमरी, यानी डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कहां से निकलते हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में खुद बनते हैं। एटमॉस्फेयर में जो बनते हैं उनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, और जो डायरेक्टली सोर्स से निकलेंगे उसको प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहेंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। दोबारा आप नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, है ना। हाँ सो देखते थोड़ा सा। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन जो है ये 3 ऑक्सीजन एटम्स का बना हुआ होता है। ऑफन रेफर्ड एज O3, मैंने जो अभी बोला था O3 इसको बोलते हैं, ठीक है। ओजोन इज फॉर्मड व्हेन हीट एंड सनलाइट कॉज केमिकल रिएक्शंस बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यानी ओजोन जो बनता है जब हम हीट और सनलाइट जो केमिकल रिएक्शन जब इनके बीच में होती है ना, किनके बीच में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनके बीच में जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनको क्या कहते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, है ना। तो दैट मीन्स दिस बिकम्स दिस फॉर्म्स ओजोन, ओके, दिस फॉर्म्स एन ओजोन। सो आई होप यू गॉट इट। तो इसको आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है। यस तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ह्यूमन्स को कैसे अफेक्ट करता है, ह्यूमन के हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को? ए काजिंग इरिटेशन टू द आईज एंड स्किन, बी एग्रेवेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम, सी डिक्रीजिंग ब्लड्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को कैसे, ये बताना आपको कैसे। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका बी पार्ट, एग्रेवेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम, यानी इससे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यानी अस्थमा का जो मेन कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से अस्थमा होता है। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन 5, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। ओजोन डिप्लेशन इज काज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, ओजोन डिप्लेशन किसकी वजह से होता है? कल भी कुछ स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन रहा, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी ओजोन डिप्लेशन जो है वो किसके कारण होता है, यानी किसका इंक्रीज होने से होता है? ए क्या वाटर वेपर से होता है, इसकी इंक्रीज से, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, सी ऑक्सीजन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ओजोन डिप्लेशन जो है ये होता है किसके इंक्रीज होने से, किसके बढ़ने से? ए क्या वाटर वेपर से, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सी ऑक्सीजन से, डी कार्बन मोनोऑक्साइड से। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ओजोन डिप्लेशन जो होता है ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हुआ होगा, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन किससे होता है? सीएफसी से, ठीक है। तो ये कोई मतलब पोल्यूशन नहीं करता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कारण नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ओजोन डिप्लीट होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा। इसको पढ़ो पहले आप और आंसर करो आप। विच आर द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, यानी कोल बेस्ड यानी जो पावर प्लांट्स कोल पे चलते हैं तो वहां से क्या निकल के आता है? ए एसपीएम स्प्लिटिंग पार्टिकुलेट मैटर, बी एफ फ्लाई ऐश, सी एस स्मॉग, डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है जो भी पावर प्लांट यानी थर्मल प्लांट जिनको कहते हैं जो कोल पे चलते हैं तो वहां से क्या निकल के आता है ये बताना आपको। वेरी गुड, सब आंसर करो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट के फ्लाई ऐश। तो देखो यानी थर्मल प्लांट से यानी जो कोल पे चलते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है और फ्लाई ऐश भी निकलता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होता तब यहाँ पे आ जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट यहाँ पे क्या है, फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश आप इसको आंसर करोगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। In the metro city of कोलकाता the major cause of air pollution is, अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें, कोलकाता में जो मेट्रो सिटीज है वहां पे जो मेजर काज है एयर पोल्यूशन का वो क्या है, यानी एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है वहां पे? ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी वाटर वेपर, डी नन ऑफ द अबव। नोटा, सब आंसर करो, वेरी गुड।
सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। मेट्रो सिटी जो कलकत्ता में है ना, ये जो कलकत्ता के मेट्रो सिटीज है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन का कारण क्या रहता है ये बताना है। मेजर काज क्या रहता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी एयर पोल्यूशन वहां पे होता है किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। Which of the following is an indicator of water quality and presence of organic matter in water? ठीक है, यानी ये वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर कौन सा दिखाता कि वाटर क्वालिटी अच्छी है? ठीक है, हाँ या उसमें ऑर्गेनिक मैटर पूरा है, मिनरल्स पूरे हैं वाटर में, यानी वाटर क्वालिटी जो दिखाएगा वो कौन सा है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। आपको बताना यहाँ पे वाटर क्वालिटी जो है, अगर हमें देखना कि ये वाटर क्वालिटी अच्छी है, यानी वाटर ठीक है ना, पोर्टेबल वाटर है, यानी ये पीने के लायक है। ओके, सो उसके इंडिकेटर कौन सा है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या दोनों बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो अगर ये इस पे दिखेगा, इसमें चेक करना होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर उसमें होगा तो दैट मीन्स वाटर क्वालिटी अच्छी है, यानी उसमें सारे मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर उसमें है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखते हैं थोड़ा सा बीओडी मीन्स, अगर ये भी कह सकते हैं कभी कभार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये मतलब इसका मतलब क्या है कि यानी जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको ऑर्गेनिक मटेरियल तोड़ने में कितना ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, हाँ, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ने में कितना ऑक्सीजन लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, तो उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ओके, सो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं कि कितना जरूरत पड़ेगा ब्रेक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में। ठीक है, कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा ब्रेक डाउन करना किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को विया ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होगी है ना, तो उस वक्त उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो ये दोनों टर्म्स आप याद रखोगे, इसको नोट डाउन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। Which of the following about peroxyacetyl nitrates is true? यानी पैन के रिलेटेड कौन सा ट्रू है ये बताना है। P फॉर peroxy, A फॉर एसिटाइल, N फॉर नाइट्रेट्स। peroxyacetyl नाइट्रेट्स के रिलेटेड कौन सा ट्रू है ये बताना है। वेरी गुड, सब आंसर करो, बहुत अच्छा। आपको बताना है यहाँ पे peroxyacetyl नाइट्रेट जो है उसके रिलेटेड कौन सा ट्रू है। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। ए है दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्या ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। बी है प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी है कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। डी है ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट ऑल द अबव। यानी पैन के लिए सारे ठीक है, ट्रू है, यानी ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं।
ये कहाँ से पैदा होते हैं, मतलब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जब रिएक्ट होते हैं ना नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तब पैन निकलता है, पेरोक्सीटाइल नाइट्रस निकलते हैं। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ये रेस्पिरेटरी डिजीज फैला सकता है ना। तो किन में, ह्यूमन्स में। तो ये सारे जो है, ये सारे इसके रिलेटेड ट्रू है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द इनएबिलिटी टू हेयर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल क्यूज एंड एनिमल सिग्नल्स इज टर्म्ड एज, यानी अगर कोई द इनएबिलिटी टू हेयर, यानी जो एनवायरमेंटल क्यूज या एनिमल सिग्नल्स नहीं सुन सकता है न, उसमें इन्हें वो सुनता नहीं होगा उनको, एनवायरमेंटल क्यूज को, ठीक है, या एनिमल सिग्नल्स को, तो उसको क्या कहते हैं? ए मास्किंग, बी टास्किंग, सी फ्रिस्किंग, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। Inability to hear important environmental cues and animal signals is termed as, यानी environmental cues और animal signals को जो सुनता नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मास्किंग, टास्किंग, फ्रिस्किंग, नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिग्नल, इसका आंसर ए पार्ट क्या है? मास्किंग, ठीक है। सो मास्किंग इज द करेक्ट आंसर अबाउट when someone is not able to hear the environmental cues and animal signals. Okay, so I hope you got it. चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is not a primary air pollutant? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है? नॉट ए है मीथेन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है ओजोन, डी है एस्बेस्टॉस। तो ये आपको यहाँ पे बताना है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है। मैंने बोला है, मतलब बोल दिया है पिछले बार एक क्वेश्चन में कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट किसको कहते हैं? सेकेंडरी। अगर आपको पता अभी भी नहीं है तो मैं बता दूंगा, बट पहले आप आंसर कर लो। आपको बताना है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिग्नल आंसर, सी पार्ट ओजोन। ओजोन जो है ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। प्राइमरी क्यों नहीं? क्योंकि ये डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं निकलता है। जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलेगा दैट इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। दोबारा मैं बताता हूं, जो किसी सोर्स से डायरेक्टली निकलेगा दैट इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। अगर कोई मतलब गैस जो बनता है एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में बनता है, मगर वो किसी मतलब सोर्स से नहीं निकलता, जैसे किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री में नहीं निकलता है, ठीक है, तो मगर वो कहां बनता है? वो एटमॉस्फेयर में बनता है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो ओजोन जो ये एटमॉस्फेयर में बनता है दैट मीन्स इट इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। सो थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। एक है नेचुरल पोल्यूटेंट, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। एंड नेचुरल पोल्यूटेंट्स मतलब जो नेचर की वजह से होते हैं, ठीक है, कुदरत की वजह से होते हैं। उसमें क्या क्या आता है? डस्ट आती है, डस्ट से पोल्यूशन होती है, पोलन्स है ना, फॉरेस्ट फायर है, वोल्केनोज है, तो ये नेचुरल होते हैं, नेचर की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स को कहते हैं मैन मेड जो होते हैं, ठीक है। इसमें थे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो किसी मेन सोर्स से निकलते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री से, है ना, किसी इंडस्ट्री से, ऐसे व्हीकल से, जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलेगा दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। सो ये सारे मैन मेड है, ओके। तो इसी तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, यस। अब इसके एग्जांपल क्या है? पार्टिकुलेट मैटर है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इस तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, फिनॉल है ना, एल्डिहाइड है ना, पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट है, हाइड्रोकार्बन्स है ना, H2SO4 है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। हाँ, सो ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो किस में होंगे? एटमॉस्फेयर में, ओके।
सो आई होप यू गॉट इट। आप दोबारा इसको बोलोगे नहीं, ठीक है। अभी भी इसका पता नहीं, प्राइमरी एयर पोल्यूशन वो होते हैं जो किसी मेन सोर्स से निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, व्हीकल से, दैट इज प्राइमरी एयर पोल्यूशन। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन वो होता है जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण बनते हैं। जैसे ओजोन मैंने बोला, फिनॉल है, अल्डिहाइड, ये सारे काम, पेरोक्स एसिटाइल नाइट्रेट, ये सारे कैसे बनते हैं? ये बनते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसको दोबारा भूलना नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है? ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बी वायरल इन्फेक्शन, सी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, डी फंगल इन्फेक्शन। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया डिजीज जो है ये किससे होता है? क्या बैक्टीरिया से होता है, क्या वायरस से होता है, क्या पैरासाइट से होता है, क्या फंगस से होता है? ओके, ये बताना है आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और, सो फिर उसके बाद हम आंसर देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या? पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इन्हें मलेरिया होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। ओके, सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मलेरिया जो है ये मॉस्किटो बोर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, यानी मॉस्किटो से होता है, ठीक है। मॉस्किटो मगर इसमें आता है एनाफिलीज मॉस्किटोज, यानी मेल मॉस्किटोज, ठीक है। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया इज नाइदर ए वायरस नॉर ए बैक्टीरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो फैलाता है मलेरिया, ठीक है, तो ये ना वायरस होता है ना ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है और जिसमें मल्टीपल रेड ब्लड सेल्स ह्यूमनस के होते हैं और इंटेस्टाइन होता है किसका? मॉस्किटो का। ओके, यानी इस किसके कारण होता है? रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो मलेरिया जो है ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। ये एक पैरासाइटल डिजीज है जो मेल मॉस्किटो से होता है, ठीक है, एनाफिलीज जिसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द। ग्लोबल वार्मिंग जब ज्यादा हो जाते हैं तो मतलब ज्यादा कहाँ पे होती है? जब विंटर, स्पेशली विंटर में। विंटर में ज्यादा कहाँ होती है ग्लोबल वार्मिंग? ए क्या इक्वेटर पे, बी पोल्स, सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। सो ग्लोबल वार्मिंग जो विंटर में होती है ना, कहाँ पे होती है ज्यादा? विंटर में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से निकलता है? ये निकलता है ब्राजील कंट्री से, साउथ अफ्रीका से, है ना, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, चाइल से, है ना, नामीबिया से, बोट्सवाना से, है ना, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रेंच पॉलिनेशिया से। तो ये कुछ कंट्रीज है, मैं दोबारा बताऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्री से निकल के आता है। चाइल है, अर्जेंटीना है ना, पैराग्वे है, ब्राजील है, नामीबिया है, बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है ना, ऐसे मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रेंच पॉलिनेशिया। सो ये कुछ कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है, वहां विंटर में ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। अगर समझ में भी नहीं आ गए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
14 क्वेश्चन 14 द प्रॉब्लम इज काज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट इज बेसिकली इफेक्ट, यानी वो प्रॉब्लम्स जो एयर पोल्यूटेंट से होते हैं ना वो बताना है। मतलब एयर पोल्यूटेंट से कौन सी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली बताओ भी। द प्रॉब्लम इज काज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट बेसिकली इफेक्ट, वो किसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट से जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो किसको इफेक्ट करती है बताना है। ए सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम, बी सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी मस्कुलर सिस्टम, डी नन ऑफ द अबव। सबों को आंसर आना चाहिए। देखो जो प्रॉब्लम्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट से वो किसको अफेक्ट करते हैं ज्यादा, क्या सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम को, या सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, या मस्कुलर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रॉब्लम्स जो होते हैं है ना एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, तो वो किसको अफेक्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी सर्कुलेटरी में जहां से ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, रेस्पिरेटरी जहां रेस्पिरेशन होती है, लंग्स है ना, ऑसोफेगस है, लंग्स है, तो इनको ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ो और आंसर करो आप। Which of the following geographic area is the largest source of carbon dioxide emission from burning of fossil fuel? यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा जियोग्राफिक एरिया है जिसमें ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो कहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल के आता है, ठीक है, किस जियोग्राफिकल एरिया से। ए है चाइना से, बी है रशिया, सी है नॉर्थ अमेरिका, डी है यूरोपियन यूनियन। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में मतलब ये ज्यादा होता है, ठीक है। जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो होते हैं इस एरिया में ज्यादा होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरीली कॉज डैमेज ऑफ द, अगर कोई लेड मतलब एलिमेंट ले लेगा, ठीक है, तो इस मतलब इससे क्या होगा, डैमेज किसको होगा, ब्रेन को, लंग्स को, या लिवर को, या किडनी को। अगर लेड मतलब जो अगर कोई ले लेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है। उससे कौन सा डैमेज हो सकती है ये बताना आपको। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। लेड जो है ये किसको डैमेज करता है। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ब्रेन। लेड की वजह से ब्रेन को डैमेज हो जाता है। ओके, सो इसको आप भूलना नहीं, जिसका गलत हो गया है इसको ठीक करना, ठीक है। हाँ, यानी आप लेड लिखोगे, इस साइड में लिखोगे ब्रेन। ओके, सो ऐसे आप नोट डाउन करके रखना। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाटा डिजीज। मिनिमाटा डिजीज जो है ये किससे होती है। ए मरकरी, बी कैडमियम, सी क्रोमियम, डी आयरन। यानी किसके कारण होता है मिनिमाटा डिजीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। इन मेटल्स में से किस मेटल से होता है मिनिमाटा डिजीज, ये बताना है आपको। सब आंसर करो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट मरकरी। जो मरकरी है, मरकरी के कारण मिनीमाटा डिजीज होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। हाँ, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट आर क्लासिफाइड एज, इन्हें वो इंडस्ट्रीज जहां से हजार्डस वेस्ट निकल के आते हैं, हार्मफुल वेस्ट निकल के आते हैं, तो उनको किस में कैटेगराइज किया गया है, किस में क्लासिफाई किया गया है? ए ब्राउन, बी ग्रीन, सी येलो, डी रेड। ठीक है, ब्राउन, ग्रीन, येलो एंड रेड। आपको बताना है कि उन इंडस्ट्रीज मतलब जो जनरेट करते, जैसे मतलब पैदा होते हैं हजार्डस वेस्ट, ठीक है, यानी जो हार्मफुल वेस्ट है वहां से निकल के आता है उन इंडस्ट्री से, तो उनको किस में क्लासिफाई किया गया है? ओके, सब आंसर करो। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? रेड। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जिनसे हजार्डस वेस्ट निकल के आता है तो उनको क्लासिफाई किया जाता है एज ए रेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज फॉलिंग अंडर रेड कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड इन इकोलॉजिकली फ्रेगल और सेंसिटिव एरियाज। यानी जो रेड कैटेगरी में आते हैं तो उनको सेंसिटिव एरियाज में नहीं, जहां से पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पे उनको नहीं लगाया जाता है, जो रेड कैटेगरीज में आते हैं। जो इंडस्ट्रीज मतलब ऑटोमोबाइल फैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, जहां पे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, या एयरपोर्ट्स है, या कमर्शियल एयर स्ट्रिप्स है, ठीक है, या मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री जो है, तो ये जो सारे आते हैं किसमें? रेड कैटेगरी में। ये ध्यान में रखना। कौन कौन? एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट्स एंड कमर्शियल एयर स्ट्रिप्स एंड मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड इन रेड कैटेगरी। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना आप, रेड कैटेगरी में कौन कौन सी आती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। The maximum emission of pollutants from fuel sources in India is caused by, जो मैक्सिमम एमिशन है पोल्यूटेंट्स का, जो जहां से मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स निकल के आते हैं फ्यूल सोर्सेज से इंडिया में, यानी जो पोल्यूटेंट्स निकल के आते हैं ज्यादा इंडिया में, तो वो कहां से निकल के आते हैं? क्या कोल से, बी फायरवुड, सी रिफ्यूज बर्निंग, डी वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। यानी ज्यादा फ्यूल सोर्सेज से जो पोल्यूटेंट्स निकल के आते हैं, है ना, तो वो किसके कारण होता है, आते हैं? ठीक है, हाँ, वो किसके कारण निकल के आते हैं? ए कोल, बी फायरवुड, सी रिफ्यूज बर्निंग, डी वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं सबको का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, रिफ्यूज बर्निंग। यानी बर्निंग, जब हम बर्न कुछ करते हैं तो वहां से ज्यादा पोल्यूटेंट्स निकल के आते हैं। ओके, हाँ, सो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस पे इसको देखो और आंसर करो। Excessive exposure to pesticides is mainly responsible for damage to excessive exposure। अगर हम देखेंगे excessive exposure to pesticides is mainly responsible for damage to, यानी अगर ज्यादा पेस्टिसाइड्स ले लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? ए एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम को डैमेज हो सकता है, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज हो सकता है, सी मस्कुलर सिस्टम को, डी नर्वस सिस्टम को। आप सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो बताना क्या है आपको कि पेस्टिसाइड्स से क्या हो सकता है, कौन सी डैमेज हो सकती है, ठीक है, ये बताना है आपको। हाँ, सो पेस्टिसाइड से कौन सी डैमेज हो सकती है ये बताना आपको। मतलब क्या एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम करता है,
या रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, या क्या मस्कुलर सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, या नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है? बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिक्किम, इसका आंसर ए पार्ट एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, यानी ये प्रॉब्लम कर सकता है कहां पे? एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है। कौन? जब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मॉग दैट कॉज इरिटेशन टू द आईज इज, यानी आईज में कौन सा इरिटेशन करता है, ठीक है। स्मॉग जब होती है ना, तो उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है कि जो आईज में इरिटेशन पैदा कर देता है, ठीक है। NO मीन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, D मीन्स नोटा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, C है कार्बन मोनोऑक्साइड, D है नन ऑफ दीज। आंखों में जो इरिटेशन होती है स्मॉग में, तो वो किसके कारण होती है, ये बताना आपको। सब बताओ, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिक्किम, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट जो है इसके कारण होता है इरिटेशन आंखों में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको देखो आप और आंसर करो। Which of the following pollutants mainly released by burning of diesel fuel is responsible for photochemical smog? यानी इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जब डीजल मतलब यूज किया जाता है ना, डीजल को जलाया जाता है, तो वो रहता है मतलब किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? फोटोकेमिकल स्मॉग की। तो यानी कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है ना, या हम बोलेंगे कि जो जब डीजल यूज किया जाता है तो वहां से कौन सा पोल्यूटेंट निकल के आता है? ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, डी नन ऑफ द अबव। ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कौन सा पोल्यूटेंट निकल के आता है जब डीजल को यूज किया जाता है ना, डीजल को बर्न किया जाता है। ओके, और जो डीजल से जो वो पोल्यूटेंट निकल के आता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट बनता है। ओके, उससे मतलब उसी से हो सकता है फोटोकेमिकल स्मॉग। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो डीजल के बर्न करने से क्या निकलता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ लेड इनटू द एनवायरमेंट? यानी कौन से फ्यूल जलाने से लेड निकलता है और वो फैल जाता है एनवायरमेंट में, ठीक है। हाँ, ए डीजल, बी पेट्रोल, सी कोल, डी ऑल ऑफ द अबव। यानी सारे, क्या डीजल, पेट्रोल और कोल से निकल के आता है लेड, या इनमें से एक एक करके, क्या डीजल से या पेट्रोल से या कोल से? चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। कौन सा फ्यूल जलाने से लेड निकल के आता है? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा।
सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? पेट्रोल। यानी पेट्रोल जब यूज किया जाता है या बर्न किया जाता है तो वहां से क्या निकल के आता है? लेड। ठीक है, लेड एलिमेंट निकल के आता है। ओके, हाँ। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। ओके, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको देखो और आंसर करो। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। What is the main source of pollutants of nitrogen oxides, sulfur oxides and carbon oxides? यानी मेन सोर्स कहां से निकल के आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स? ए है फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, बी है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर्स, सी है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, डी है ऑल द अबव। आपको बताना है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स और कार्बन ऑक्साइड्स कहां से निकल के आते हैं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर्स। यानी जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है एट हाई टेम्परेचर तो वहां से निकल के आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स और कार्बन ऑक्साइड्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। यस, वाई इज फोटोकेमिकल स्मॉग टिपिकली वर्स इन द समर? यानी फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये मतलब वर्स्ट क्यों रहता है समर के अगेंस्ट? ओके, समर में ये वर्स्ट क्यों रहता है ना, यानी खराब क्यों रहता, मतलब क्यों ठीक नहीं रहता है फोटोकेमिकल स्मॉग समर में, ठीक है, मौसमी गर्मा में। ए है देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शंस। यानी वहां से ज्यादा सोलर एनर्जी निकल के आती है ना, जिससे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। बी है पीपल टेंड टू ट्रैवल मोर इन समर्स। लोग ज्यादा सफर करते हैं समर में। सी वार्म टेम्परेचर प्रिवेंट द डिसिपेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जब वार्म टेम्परेचर होगा वो मतलब उससे पोल्यूटेंट्स नहीं फैल जाते हैं। डी नन ऑफ द अबव, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो क्यों ठीक नहीं रहता है समर में? कारण बताना आपको क्यों ठीक नहीं रहता है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, ज्यादा सोलर एनर्जी निकल के आती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है मौसमी समर में ना, दिस समर सीजन में, मौसमी गर्मा में, तो उससे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी ज्यादा होती है ना। सो दैट मीन्स इट इज नॉट गुड इन समर, इट इज वर्स इन समर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com। इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब लाइक भी करो, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। देखते हैं किसको अच्छा लगता है हमारा काम, हमारा जो आप तक जो हम पहुंचाते हैं कंटेंट एज वेल एज एमसीक्यूज एंड पीवीक्यूज, और जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, किसको अच्छा लगता है। सो आप फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। उससे हमें क्या होते हैं, उसमें हमें मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। सो इसको आप अटेंड
कर लो, ठीक है। इसको आप मिस मत कीजिएगा, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आई होप आप इसको मिस मत करिए, ठीक है। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन अगर होगा आपका, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स है, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, है ना, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप खुद भी लाइक करके जाओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।